नमस्कार दोस्तों। टॉप 10 करंट अफेयर का जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे कुछ बिहार से संबंधित प्रश्न हैं, कुछ नेशनल हैं, एक दो इंटरनेशनल हैं और बाकी जो दो तीन है मेडाइवल हिस्ट्री का प्रश्न है। आप देखेंगे मेडाइवल में पेंटिंग से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो आज हम पेंटिंग से जितने प्रश्न बनेंगे सारे को देख लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न, और थोड़ा सा तेज़ हम रखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी आपका हो जाए। बिहार में सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? यह मोकामा में बनाया जा रहा है। हालांकि आपको वाले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखेंगे, मोकामा में बन रहा है। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे एक पोर्टेबल आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है और आज का पहला आंगनबाड़ी होगा। दूसरा बात करें तो मेगा फूड पार्क बन रहा है, यहाँ पे मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है और यहाँ पे आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। ये पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी होगा, ठीक है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए दूसरा अगर हम प्रश्न देखें, यहाँ पे बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यह 12 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है बिहार में। यह किस दिन मिला है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करें, पंचायती राज दिवस, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? यह होता है आपको 24 अप्रैल, ठीक है, हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर दिवस के बारे में पूछा जाता है तो अगर हम जल दिवस की बात करें, विश्व जल दिवस की बात करें, यह होता है आपका 22 मार्च। और भारत में पिछले साल 2021 में कोविड के टीका देने के लिए एक टीका दिवस मनाया गया। यह पहली बार हुआ। यह याद कर लेंगे, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। 11 से 14 अप्रैल के बीच में मनाया गया, तो आप इसे भी याद रखेंगे। कुछ डे पर क्वेश्चन बनता है, हमेशा हर साल एक दो क्वेश्चन इस पर रहता ही है, तो जो जो इम्पोर्टेंट डे है आप उसे थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा भारत। भारत के द्वारा यह समिट होस्ट किया गया है। यह प्रश्न बनाने का मतलब था कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप डिटेल में पढ़ लेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। और गांधी का जो फेज है ना, गांधी जब आते हैं मतलब 1917 से लेके और जब देश आज़ाद होता है तब तक, मतलब 1917 से लेके 1947 तक का जो पीरियड है, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो सबसे प्रायोरिटी पे इसको रखेंगे। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस आदमी है तो गांधी है। गांधी के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको पढ़ लेंगे। वीडियो में बहुत डिटेल से बताया गया है और बताने की यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पिछले वीडियो में हम जो बताए थे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कमीशन, इसके चेयरमैन हम थोड़ा उल्टा हो गया था बोलने में। तो शेड्यूल कमीशन के बने विजय सांपला, और एसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। आप अपने नोट्स में जाके इसको थोड़ा कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। हम इसके जगह पे और इसके जगह पे ऐसे कुछ क्रॉस हो गया था, तो आप उसे याद रखेंगे। शेड्यूल कमीशन के संपाला जी और शेड्यूल ट्राइब के हर्ष चौहान, ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। चलिए, एक है कि जॉन एफ कैनेडी अवार्ड किसे मिला है? अभी इसका आंसर ई होगा, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड इसमें से किसी को नहीं मिला है। हम जानबूझ के इसमें आंसर नहीं दिए हैं। इसमें अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कौन है? ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। अभी यूक्रेन और रसिया वार में इनको अवार्ड दिया गया, व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड दिया गया। अब आपको ये नाम याद रखना है, अन्ना कबाले कौन है? अन्ना कबाले की अगर हम बात करें तो केन्या की रहने वाली हैं और इनको इनका नाम चर्चा में इसलिए आया है कि अभी ये एक नर्स हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स के अवार्ड दिया गया 2022 में, वो इन्हीं को मिला है। तो आप इनको याद रखेंगे। अन्ना कबाले जो है वो केन्या की एक नर्स हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स के अवार्ड 2022 में दिया गया, वो है अन्ना कबाले, ठीक है। आप इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए 2022 में पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया है? हम पूछना चाहते हैं कि टोटल सम्मान दिया गया है 128। तब पद्म विभूषण कितना था, पद्म भूषण कितना था और पद्मश्री कितना था? अगर हम बात करें, यह 4 था, यह 17 था और यह 107 था, और तीनों को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा 4, 17, 107। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह जो टॉपिक है पद्मश्री वाला, पद्म विभूषण मतलब पद्म अवार्ड जो होता है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर ज़्यादा पढ़ने का मन हो, इस पर अच्छे से समझ बनाना हो, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट किया गया था 1954 से। ठीक है, अगर हम इस साल की बात करें 2022, टोटल मिला है 128 लोगों को, और इसमें मिला है 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को मिला है पद्मश्री। ठीक है, टोटल की अगर हम बात करें 128 हो गया। महिला की अगर हम बात करें, देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि महिला कितनी थी पद्मश्री पद्म अवार्ड लेने में, महिला कितनी थी? 34 महिलाओं को मिला है। जो NRI जो है, NRI कह सकते हैं या विदेशी, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। इनकी संख्या टोटल 10, और मरने के बाद मतलब मरणोपरांत कहा जा सकता है इनको, मरने के बाद कितने लोगों को दिया गया? ये थे 13 लोग। ठीक है, आप महिला वाला थोड़ा याद रखेंगे, महिला वाला एग्ज़ाम में कहीं पूछा जा सकता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 4, 17, 107, ये थोड़ा याद रखेंगे। और ये चारों का अगर आप नाम याद करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देखिए, ये तो नहीं पूछा जाएगा, इनका नाम नहीं पूछा जाएगा, और ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 को पद्म विभूषण जिन्हें मिला है। ये है कल्याण सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह। जनरल विपिन रावत, तीसरा है राधे श्याम खेमका, और चौथा है प्रभा अन्य। अगर हम इनकी बात करें, राधे श्याम खेमका जो है, इनका संबंध बिहार से है। हम वीडियो बनाए, उसमें जाके डिटेल में आप देख लीजिए, इनके सारे जीवनी को हम बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान कितना है? अगर हम सड़क नेटवर्क में बात करें तो भारत का स्थान सेकंड है। 1 नंबर पे है USA, 2 पे है इंडिया, सेकंड स्थान है। ये हो गया आपका सड़क में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेल नेटवर्क, यहीं पे देख लेते हैं। रेल नेटवर्क में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। और इस समय देखिए, सारा जो डेटा है, सारा डेटा इकोनॉमिक सर्वे का हम दे रहे हैं। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसी का है। और जो 1 नंबर पे है दलहन में, दलहन का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है भारत में। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में यह मेंशन किया गया है कि दलहन में भारत 1 नंबर पे है। और पूरे विश्व का अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो लगभग 25% की पैदावार भारत में हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। आप याद रखेंगे, दलहन में 1 नंबर पे है, सड़क में 2 नंबर पे है, रेल में 3 नंबर पे है। चलिए, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, यह कहाँ पे बन रहा है? यह बन रहा है आपका हैदराबाद में। आप इसको याद रखेंगे। और देखिए, बेंगलोर जो है, बेंगलोर नहीं, यहाँ पे कर्नाटका कर दीजिए। कर्नाटका जो स्टेट है, वो पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी पर पॉलिसी बनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी पर पॉलिसी कौन सा स्टेट बनाया है? वह बना है आपका कर्नाटका। ठीक है, और फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो बना है, वो बना है हैदराबाद में। अब चलिए, ये है थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न, जो हम चाह रहे हैं कि हम 2-3 प्रश्न के माध्यम से आपको पेंटिंग वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर करा दें। तो यह प्रश्न है कि दसवंत और बसावंत किसके दरबार में चित्रकार थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर के दरबार में रहते थे। और थोड़ा सा हम पेंटिंग की शुरुआत देख लेते हैं कैसे होता है, क्या होता है। अगर मुगल काल में हम पेंटिंग की बात करें
तो पेंटिंग स्टार्ट होता है आपका हुमायूं के टाइम से। हुमायूं के दरबार में देखिए पेंटिंग या जो भी आर्ट की हम बात करेंगे या आप कभी भी पढ़ेंगे तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जो राजा हो उसका जो सीमा हो, मतलब राजा का जो क्षेत्र हो वो सुरक्षित हो। दूसरा होती है कि उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा हो। पहले तो सुरक्षित होगा तब तो वो स्थिर होगा और कला पे, आर्ट पे उसका ध्यान जाएगा। अगर उस पर अटैक होते रहे, साम्राज्य पे उसका अटैक होते रहे कहीं कहीं बाहर से, तो वह अपना राज्य बचाएगा ना, अपनी पोजीशन स्थिर करेगा, उसके बाद तो आर्ट पे ध्यान देगा। तो पहला उसका पोजीशन स्थिर होना चाहिए। दूसरा आप उसका इकोनॉमी होना चाहिए कि आर्ट जो है वो पैसों का खेल है, वो गरीबी में नहीं होता है। जिस देश का इकोनॉमी ख़राब होता है उसका आर्ट भी अपने आप खराब होता है। ठीक है, तो दो चीज़ होनी चाहिए। कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो इस हिसाब से पढ़ें कि जिस राजा का पोजीशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा दिन तक शासन किया है, ताकतवर रहा है और उसके टाइम में इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, तो उसके टाइम में आप देखेंगे कि जो आर्ट है ना अपने आप विकास हो जाएगा। और तीसरा अगर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कह सकते हैं कि राजा का उसके प्रति रुझान तो होना चाहिए। जब रुझान नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो तीन चीज़ें बेसिकली माना जाता है कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो उसकी सीमा सुरक्षित हो, दूसरा इकोनॉमी हो और तीसरा राजा का उसके प्रति रुझान हो। ठीक है, अब हुमायूं के टाइम में स्टार्ट होगा, लेकिन हुमायूं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा। इसके टाइम में बस दो चित्रकार पेंटिंग आपको मिलेगा, दो लोगों का नाम मिलेगा। उसका नाम है मीर सैयद अली और दूसरा है अब्बू समद। आप दोनों का नाम याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह दोनों जो थे किस राजा से संबंधित थे। ये फारसी पेंटर थे। तो इनके बारे में देखिए, हुमायूं शुरुआत में बहुत कम दिन तक राज करता है, तब तक शेर शाह से इसको लड़ाई होती है और इसको भागना पड़ता है। और जब फिर दिल्ली पर आएगा तो 1-2 साल में फिर यह बेचारा मर ही जाएगा। तो इसको राज करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा टाइम जब मिलेगा नहीं तो कुछ आर्ट वगैरह पे ध्यान देगा नहीं, लेकिन पेंटिंग को यह स्टार्ट करता है। और अगर एग्जाम में पूछा है पेंटिंग को स्टार्ट किसने किया, तो हुमायूं किया है। इसके टाइम में दो आपको पेंटर मिलेंगे, मीर सैयद अली और अब्बू समद। आपसे एग्जाम में नाम पूछा जाता है, आप इसे थोड़ा याद रखेंगे। हुमायूं के बाद इसका बेटा आएगा अकबर। अकबर का जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा, ये ताकतवर भी रहेगा और इसके टाइम में इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी। तो अकबर क्या करेगा, और पेंटिंग से अकबर को रुझान रहेगा, ज़्यादा रुझान नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत रुझान रहेगा। यह क्या करेगा, यह एक कारखाना बनाएगा। देखिए यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि कौन सा मुग़ल राजा था जो पेंटिंग के लिए कारखाना बनाता है। वो बनाता है अकबर। ठीक है, हालांकि घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अकबर के नाम पे दूसरा दिया है, वो आप गलत दिया है, तो आप वहाँ पे करेक्ट करेंगे। इसका सही आंसर अकबर का है, अकबर है, कारखाना बनाता है। दूसरा अगर इसके टाइम में देखेंगे दो पेंटर मिलेंगे और दोनों पेंटर का नाम है दसवंत और बसावन, जो कि अभी प्रश्न में था। तो यह पूछा जाता है कि यह किसके टाइम पीरियड में थे। तीसरा अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के टाइम में यूरोप के जो पेंटर हैं उनका भारत में आना स्टार्ट हो गया। यूरोप के पेंटर का भारत में आना स्टार्ट हो गया है। अब पढ़िए, अब आप याद करिए, हमने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर, अकबर के टाइम पीरियड में अकबर के टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में पहली बार सबसे कंपनी कौन आती है, पुर्तगाल कंपनी आती है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में इस बात को बताया था। तो यूरोप के जब पेंटर आएंगे तो यूरोप का पहला देश कौन आएगा, पहले देश कौन देश के पेंटर आएंगे, पुर्तगाल के आएंगे। आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के टाइम में कहाँ से पेंटर आए थे, तो पुर्तगाल से पेंटर आए थे। थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। दूसरा एक बात करें, अकबर भी कला का थोड़ा सा शौकीन था। यह बजाता था नगाड़ा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नगाड़ा कौन राजा बजाता था, तो यह नगाड़ा बजाता था, अकबर बजाता था। चूँकि देखिए जहांगीर के बारे में तो पूछा जाता है, औरंगजेब के बारे में पूछा जाता है कि औरंगजेब वीणा बजाता था, यह कई बार पूछा गया है। लेकिन अकबर के बारे में भी कभी पूछा जाए तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और हम, तो आप इसका आंसर देख लें। इसका आंसर क्या होगा, अकबर, दसवंत और बसवान के टाइम में अकबर आया था। चलिए
यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वहीं से आपको हिट करेंगे जहाँ से प्रश्न आप बना सकें। एक प्रश्न है कि हिंदू संगीत की शिक्षा किस शासक ने दी थी। हम अभी बताए थे कि अकबर नगाड़ा बजाता था और अकबर को संगीत के प्रति थोड़ा सा रुझान था, ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा इसको रुझान था, और यह हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था। किससे लिया था यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम था, इसके जो गुरु थे जो इसको शिक्षा दिए थे उसका नाम था लाला कलावंत। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अब लास्ट प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, अकबर का हो गया, थोड़ा सा हम जहांगीर का देख लेते हैं। जहांगीर का जो पीरियड है, जहांगीर का जो पीरियड है इसको पेंटिंग का कहते हैं गोल्डन पीरियड। और यह तो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेंटिंग का गोल्डन पीरियड किसको कहा गया है, तो यह आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम में जो था, इसके टाइम में दो पेंटर थे, अबुल हसन और दूसरा जो था, दूसरा का नाम था अक्का रिजा। और इसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में तो पेंटिंग की बहुत सारी बखान होती है। कहा जाता है कि जहांगीर खुद बहुत बड़ा पेंटर था और किसी भी पेंटिंग को देख के पहचान लेता था कि यह पेंटिंग किसके द्वारा किया गया होगा। एक आप जहांगीर को अगर पेंटिंग की पढ़ेंगे तो एक यहाँ पे भारत का मैप बना हुआ गोल्ड कलर, दुनिया का मैप बना हुआ है गोल्ड कलर का, यहाँ पे दुनिया का मैप है और इसके ऊपर जहांगीर को खड़ा दिखाया गया है। और जहांगीर अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीके का वहाँ पे पेंटिंग बना हुआ है। तो जहांगीर के टाइम में पेंटिंग की बहुत आपको किस्से मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में कहीं भी कोई किस्सा की बात आए कि किसके टाइम में हुआ था, नहीं पता रहता, आप जहांगीर मारेंगे अगर तुक्का मारना हो तो, क्योंकि इसके बारे में पेंटिंग एक मतलब अच्छे पोजीशन पे था। इसके बाद आता है औरंगजेब। और औरंगजेब को पेंटिंग में, संगीत में, इन सब आर्ट में कोई भी चीज़ में रुचि नहीं है। यह दरबार में पाबंदी लगा देगा। शब्द याद रखिएगा, दरबार में। यह सिर्फ दरबार में पाबंदी लगाएगा। आप अपने घर में कुछ बजा रहे हो, लिख रहे हो, उस पर पाबंदी नहीं है। औरंगजेब सिर्फ दरबार में पाबंदी लगाएगा और यह कहेगा कि आपको कुछ संगीत नहीं बजाना है, कुछ मतलब वायलिन वगैरह, वीणा वगैरह आपको कुछ नहीं बजाना है। बजाना हो तो घर पे बजाइए, दरबार में ये सब नहीं चलेगा। बहुत एक कहता था कि जो मुस्लिम के प्रति, जो धर्म के प्रति यह मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, इसको पाबंदी रखने की इस बात कही गई है, इसलिए सब पाबंद कर देगा। और बहुत धर्म को बहुत मानने वाला है, रिजिड प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपने धर्म को बहुत तरीके से मानता है उसमें, और अपने मानता भी है और दूसरों को मनवाता भी है। ये इसका थोड़ा गलत चीज़ था। मानता था, अच्छी चीज़ मानी है, लेकिन दूसरों को मनवाता था, ये इसकी थोड़ी सी गलत चीज़ है। तो इसके टाइम में देखेंगे यह वीणा बजाता था, यह खुद वीणा बजाता था, लेकिन दरबार में नहीं बजाता था, अकेले में बजाता था। लोगों को भी यही बोलता था अपने घर में बजाइए। इसके टाइम में हम देखेंगे, औरंगजेब के टाइम में यह विचित्र घटना हुई कि यह पाबंदी तो लगा देगा, लेकिन देखिए कहा जाता है ना, किसी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कितना भी कंट्रोल करिएगा वो विस्फोट तो होगा ही। इसके टाइम में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पुस्तक पे, मतलब आर्ट के बारे में अगर कोई बुक लिखा गया तो सबसे ज़्यादा बुक लिखा गया औरंगजेब के टाइम में। देखिए कारण क्यों था, कारण क्या था इसका। पहले के जितने राजा हुए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनके टाइम में जो भी आर्ट के महारथी लोग थे उनको दरबार में बुलाया जाता था। दरबार में अपना वो कला दिखाते थे, उनको कुछ पैसा वगैरह मिलता था, चाहे राज दरबार में वो रहते थे, इनका परवरिश होता था। अब क्या हुआ, औरंगजेब दरबार में लगा दिया पाबंदी। अब ये कहाँ गए, अपने अपने क्षेत्र में गए, छोटे छोटे राजा के पास गए, वहाँ पे इन्होंने स्वतंत्र होकर लिखना स्टार्ट किया और जिसको जैसे मन किया अपने हिसाब से इन्होंने बहुत सारे बुक को लिखा। तो आर्ट के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा बुक लिखा गया तो औरंगजेब के टाइम में लिखा गया, क्योंकि राज दरबार से उसको संरक्षण प्राप्त नहीं मिला। ठीक है। और औरंगजेब के बारे में पूछा जाता है कि यह कौन सा मतलब म्यूजिशियन कौन सा मतलब बजाता था, बाजा अगर कहेंगे, म्यूजिशियन किस टाइप का था, या तो वीणा बजाता था। आप थोड़ा सा इसको याद रखें, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें लगता है कि जो पेंटिंग है इससे बाहर यही सब पूछा जाता है, इससे बाहर प्रश्न कुछ नहीं आएगा। एक तानसेन से देख लेते हैं। तानसेन किसके दरबार में थे, तो तानसेन अकबर के दरबार में थे और जो नवरत्न थे उन्हीं में से एक थे। एक मुल्ला दो प्यादा भी इसमें थे
आप इनके बारे में याद रखें। लेकिन तानसेन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तानसेन के बारे में अगर हम कुछ देखें, इनका जो नाम था, इनका नाम था राम तनु पांडे। इनका जो वास्तविक नाम था राम तनु पांडे था। ये 9 ग्रह में से एक थे। ये इसके पहले काम कहाँ करते थे, तो भाटा एक जगह है, भाटा या रीवा दोनों कह सकते हैं। रीवा के एक राजा थे रामचंद्र सिंह, इनके दरबार में यह काम करते थे। लेकिन अकबर को बड़ा पसंद आया, अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया, इनको बड़ा सम्मानित किया और इनको एक उपाधि दिया। और इनको जो उपाधि दिया, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम था कंठा भरण विलास। नाम से ही पता चल रहा है ना कि कंठ में कुछ मतलब मिठास है इनके, तो कंठा भरण विलास की उपाधि अकबर इनको देता है। और अबुल फजल इनके बारे में कहता है। जिन लोगों को दिक्कत है कि बहुत बार पूछते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड बताइए, तो हम तो हर टॉपिक में 1-2 बता ही देते हैं जो रिलेवेंट है। तो अबुल फजल इनके बारे में कहता है कि लगभग 1000 साल तक इनके जैसा कोई गायक भारत में पैदा नहीं हुआ था। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है अबुल फजल का कि तानसेन इतना सुरीला गाने वाला गायक 1000 साल तक भारत में पैदा नहीं हुआ था। यह स्टेटमेंट किसका है? अबुल फजल का है। और इनका अगर हम मकबरा की बात करें, मकबरा मतलब हम तानसेन की बात कर रहे हैं, ऊपर में अबुल फजल लिखा है वो मत समझेंगे। तानसेन का मकबरा की बात करें तो यह है ग्वालियर में। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब कुछ फैक्ट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। जो देखिए वीडियो का लेंथ 21 मिनट हो गया, अब हमें ख़त्म करना होगा। यह प्रश्न आपके लिए कि बिहार में कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो इसका जो भी हम ऊपर में बता ही दिए हैं इसको, आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे। और यह सीरीज़ कैसा चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में फ्री होकर लिखेंगे। देखिए आप कमेंट लिखने के लिए फ्री हैं, अच्छी बात है, लिखिए। आपको जो सुझाव लिखना हो लिखिए। हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको जो सुझाव देना हो अच्छा लगे तो बताइए, और क्या और किया जा सकता है, या इस टाइप का जो मिक्स क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।